हेलो। मध्यकालीन भारत के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ये जो लेक्चर है ग्रुप सी व ग्रुप डी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले इस लेक्चर में हम जानेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए, पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने भारत पे आक्रमण किया वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 एडी में भारत पे आक्रमण किया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम अटैक्ड इंडिया इन 712 एडी। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत के सिंध, जो कि पहले भारत में आता था, सिंध पे आक्रमण किया, वह इसको जीत लिया। और इसको भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजने भेजा था उमायद खिलाफत ने। अब ये खिलाफत क्या होती है? तो देखिए, जो इस्लाम धर्म होता है उसमें जो उनके रिलीजियस हेड होते हैं वो होते हैं खलीफा। और खलीफा के अंडर जो एरिया आता है जिस पे वो रूल करते हैं वो होती है उनकी खिलाफत। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजने वाले थे उमायद खिलाफत। अब पहला तुर्क व्यक्ति जिसने भारत पे आक्रमण किया वो था महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी जो है वो अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, गजनी के ये शासक थे। और इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किए, जिसमें इनका जो सबसे फेमस आक्रमण था वो था सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने 1025 ईस्वी में लूटा। सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात में है और ये भगवान शिव का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत पे आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क व्यक्ति कौन था। देखिए, भारत पे आक्रमण करने वाला दूसरा व्यक्ति जो था वो था मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, गौर का ये शासक था। और इसने इसने यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, पहली जो लड़ाई थी वो थी फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी जाती है। और ये जो लड़ाई है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच होती है, जिसको पृथ्वीराज चौहान जीत लेते हैं। देखिए, मोहम्मद घोरी फिर से पृथ्वीराज चौहान पे 1192 में हमला करता है और एक और लड़ाई लड़ी जाती है जिसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसको मोहम्मद घोरी जीत लेता है। देखिए, इस लड़ाई में इनका साथ देते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है जयचंद। और फिर होती है बैटल ऑफ चंदाबर। ये तीसरी लड़ाई थी जो लड़ी जाती है 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में इसको लड़ा जाता है। और ये जो लड़ाई है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होती है और गौरी इसको जीत लेता है। देखिए, इस तरीके से भारत पर एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, अब ये जो है एक तरफ आपको दिया गया है ईयर
और एक तरफ दिया गया है हमला करने वाला व्यक्ति और उसको रोकने वाला भारतीय राजा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर बोलते हैं, इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया और इनको जो रोकने वाले राजा थे वो थे पंजाब के राजा पोरश। और मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 एडी में सिंध को जीता था, उसने 710 एडी में एक और लड़ाई लड़ी जिसका विरोध दहार नाम के राजा ने किया। और तीसरे जो हैं वो हैं महमूद ऑफ गजनी, जिनकी लड़ाई होती है 1009 ईस्वी में आनंदपाल नामक राजा से। महमूद ऑफ गजनी जो है, देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि ये अफगानिस्तान में गजनी नाम की जगह के शासक थे। और इनके साथ भारत एक पोएट आए, इनका नाम था अल बरूनी। और इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था किताब किताब उल हिंद। तब भारत की खोज, इन्होंने इस किताब में भारत के बारे में लिखा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो चौथे जो थे मोहम्मद गोरी, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इनकी लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से 1192 एडी में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पे कौन कौन से वंश ने यहाँ पे अपना शासन किया। पहले थे सिलेब डायनेस्टी, गुलाम वंश। और दूसरे थे खिलजी वंश। और तीसरे थे तुगलक। और चौथे थे सैयद। और पांचवे हैं लोधी। देखिए, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी में और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है 1526 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी बाबर द्वारा हार जाता है। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस वंश का रहा, तो वो है तुगलक वंश। ये आपको याद रखना है। देखिए, इनका कार्यकाल यहाँ पे आप देखेंगे 1320 में स्टार्ट होते हैं और 1414 ईस्वी में ये ख़त्म होते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है लगभग लगभग 100 साल रहता है। वैसे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्होंने, और सबसे ज़्यादा एरिया भी इनके समय में था जिस पे ये राज करते थे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। देखिए, 1206 में जैसे ही मोहम्मद गोरी की मौत होती है तो उसके द्वारा लाहौर में एक गवर्नर जिसका नाम था, जो कि उनका गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और ये भारत का होता है कि मैं अब मास्टर ऑफ हिंदुस्तान हूँ। मतलब ये एक तरीके से एक वंश की स्थापना करता है। का नाम था गुलाम वंश। और ये इस तरीके से भारत का सुल्तान बन जाता है। देखिए, सुल्तान बनने के बाद इसने कुछ काम किए, जिनमें कि देखिए सबसे पहले इसने 2 मस्जिदें बनवाई, जिसमें से एक है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। तो ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया और अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस शहर में है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद इसको जो टाइटल मिला, इसको जो उपाधि मिली थी वो थी गिवर ऑफ लाख, जिसको बोलते हैं लाख बख्श, मतलब जो लाखों का दान देता हो, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श।
देखिए बहुत ज़्यादा दान करते थे। और फिर 1210 एडी में देखिए इनका कार्यकाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1206 से 1210, लगभग लगभग 4 साल ये अपना शासन कर चलाते हैं। और 1210 एडी में पोलो, जिसको पहले बोलते थे चौगान, खेलते वक्त इनकी मौत हो जाती। नेक्स्ट है, इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया। देखिए इन्होंने कुतुब मीनार पूरा नहीं बनवाया था, इन्होंने सिर्फ इसको बनवाना स्टार्ट किया था। और ये जो है इन्होंने बनवाया था एक फेमस सूफी सेंट जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में ये इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया। ध्यान रखना ये, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया, तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, इसका आंसर है फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट जो सुल्तान गुलाम वंश में आए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुतुब मीनार है यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक मस्जिद है इसका नाम है, जो कि यहाँ पे बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए पीछे ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है कि बोलते हैं कि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो भी आपको मिले, इसका आंसर होता है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। चलिए अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान के बारे में। इनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शमशुद्दीन नाम से दिल्ली सल्तनत पे किसने राज किया, तो उसका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए हमने अभी पढ़ा 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है, और वो अपने उनका जो सक्सेसर था, जो उनका उत्तराधिकारी था, वो था आराम शाह। और आराम शाह लगभग लगभग 1 साल तक इसका जैसे तैसे राज चलता है, 1211 एडी तक। और फिर इसको हटा के कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश सेकंड सुल्तान बनता है गुलाम वंश का। देखिए ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था इल्तुतमिश, और इसे कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए इसे रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सुल्तान बनने के बाद दिल्ली सल्तनत को में कुछ ऐसे काम किए जिसने एक, देखिए सबसे पहले इसने जो काम किया वो था अपने कैपिटल को शिफ्ट करना। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके समय जो कैपिटल था वो था लाहौर। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये लाहौर के गवर्नर थे, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और अपने आप को भारत का सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब सेकंड जो है वो है कि इन्होंने दिल्ली को एक मंगोल मंगोल जो आज का देश है वहाँ का एक आक्रमणकारी था चेंगिस खान, उससे दिल्ली को बचाया अपनी सूझबूझ से।
इन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि चंगेज खां भारत पे आक्रमण नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट है, इन्होंने एक सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते थे टंका, और कॉपर के कॉइन चलाए जिनको बोलते थे जीतल। सबसे इम्पोर्टेंट ये नीचे वाले तीन है जो कि कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला कि इन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जिसमें होते थे 40 मंत्री, जिसको हम चहलगानी या फिर चालीसा भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है तुर्कानी चहलगानी, चहलगानी मीन्स ग्रुप ऑफ 40। इसमें वो 40 मंत्री होते थे, उत्कृष्ट मंत्री होते थे जो सुल्तान को एडवाइस करते थे, मतलब उसको सलाह देते थे, जैसे कि आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। अब नेक्स्ट है कि इन्होंने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसमें देखिए, इक्ता सिस्टम में होता है कि एक इक्ता दे दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जो इक्ता जिसको दिया जाता है वो होता है इक्तेदार। सपोज अगर किसी को इस एरिया का कोई एरिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए, कोई इस एरिया का उसे इक्तेदार नियुक्त कर दिया गया, तो उसे क्या क्या करना है, यहाँ से उसे टैक्स कलेक्ट करने हैं, यहाँ उसे यहाँ पे कानून व्यवस्था बनानी है, यहाँ पे उसे जो भी काम चल रहा है वो अच्छे से चले, कानून व्यवस्था अच्छी हो। और तीसरा था, उसे अपनी आर्मी भेजनी पड़ती थी। जैसे अगर सुल्तान उसे लड़ाई के लिए बुलाता था तो उसे वहाँ पे अपनी सेना भेजना पड़ती थी। इसे बोलते हैं इक्ता सिस्टम। जो नेक्स्ट है वो है कि इन्होंने कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट बनवाया। देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि कुतुब मीनार को बनवाना किसने स्टार्ट किया, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया या फिर कुतुब मीनार पूरा किसने बनवाया, उसका आंसर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1236 तक इनका शासन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब नेक्स्ट सुल्तान जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखिए, अब इल्तुतमिश का बेटा जिसका नाम था रुकनुद्दीन, जो कि 1236 एडी में इसका शासन स्टार्ट होता है। देखिए, इसके नाम से इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान, ये इनके समय पे छाई रही। देखिए, रुकनुद्दीन ने शासन नहीं किया क्योंकि ये शासन व्यवस्था के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। इनके शासनकाल में बस इनकी जो माँ थी शाह तुर्कान वो छाई रही। और थोड़े दिन बाद ये हुआ कि रजिया जो कि डॉटर थी इल्तुतमिश की, इन्होंने इनको गद्दी पर से हटाकर और खुद भारत की सुल्तान बन गई। देखिए, अब जो है रजिया का शासनकाल स्टार्ट होता है। लगभग लगभग इन्होंने 4 साल रूल किया, 1236 से 1240 एडी तक। ये सी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड ऑन इंडिया। भारत की पहली मुस्लिम शासिका जिनका नाम था रजिया सुल्तान। देखिए, अब जो चालीसा थी जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, वो रजिया से खफा थी क्योंकि ये वो नहीं चाहते थे कि कोई
महिला उनको आदेश दे। और रजिया देखिए पर्दा नहीं करती थी और सर पे टोपी पहनना जो कि चालीसा को ठीक नहीं लगा और उन्होंने रजिया के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी। देखिए जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने एक गुलाम था जिसका नाम था याकूत, इसको प्रेफरेंस दिया। मीन्स इसको उन्होंने कोई डिपार्टमेंट होता था घोड़ों का उसका हेड बना दिया, जिससे जो चालीसा थी वो उन्होंने सोचा कि देखिए कैसे एक गुलाम को एक घोड़ों का जो डिपार्टमेंट होता है उसका हेड बना दिया। और ऐसे ही एक बगावत छिड़ जाती है जो कि भटिंडा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा। ये मना कर देते हैं कि हम रजिया सुल्तान को सुल्तान नहीं मानते, और उसको दबाने के लिए याकूत और रजिया सुल्तान उसके अगेंस्ट मार्च करते हैं, जिसमें याकूत की मौत हो जाती है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। देखिए रजिया सोचती हैं कि कैसे भी करके उन्हें इस जेल से बाहर निकलना है और वो अल दुनिया से शादी कर लेती हैं और दोनों दिल्ली की ओर निकलते हैं। इसमें रास्ते में कैथल जो कि हरियाणा में एक जगह है वहाँ पे रजिया सुल्ताना की डाकुओं के द्वारा मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए अब जो सुल्तान आए वो नाम मात्र के सुल्तान थे। इसमें पहला बैरम शाह 1240 से 42 2 साल का इनका रैन देता है। ये इल्तुतमिश के तीसरे बेटे थे। देखिए एक रुकनुद्दीन थे ने देखा और एक थे रजिया सुल्ताना, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो बैरम शाह। और अब मशहूद शाह जो कि रुकनुद्दीन का बेटा था, ये 1242 से 1246 तक इसका रहता है। इसको बलबन के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। वह नासिरुद्दीन महमूद और इनकी माँ जिनका नाम था मलिका ए जहान, नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद बिकेम न्यू सुल्तान। इस तरीके से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान बनता है। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 एडी तक इसका राज रहता है। देखिए ये इतना लंबा राज कर पाया, इसके पीछे बलबन का इसके पीछे हाथ था। क्योंकि देखिए बलबन जो था वो चालीसा का मेंबर था और ये बहुत ताकतवर बन गया था। और नासिरुद्दीन महमूद जो है वो बलबन का दामाद था, इसीलिए ये लगभग 20 साल तक इसका देख सकते हैं आप 20 साल तक इसका शासन रहता है। जो कि नासिरुद्दीन महमूद जो था वो बेटा था किसका, इल्तुतमिश का। और ये जो बहुत ही साधारण व्यक्ति था, मतलब पूजा पाठ में लगा रहता था और इसको राजकाज से कुछ लेना देना नहीं था। ये नाम मत का सुल्तान था, इसकी जगह बलबन शासन को चलाता है। देखिए 1266 में बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा देता है और 1266 में खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे
गयासुद्दीन बलबन, ये भी लगभग 20 साल के लिए रहता है, 1266 से 1287 या 86 AD। सबसे पहले सुल्तान बन जैसे ये सुल्तान बनता है तो ये उस चालीसाई को ही खत्म कर देता है जो अभी तक जितने भी सुल्तान आए उनके आगे रोड़ा बनती रही है। तो सबसे पहले देखिए बलबन भी चालीसा का मेंबर रह चुका था, उसे पता था, इसीलिए इसने पहले ही चालीसा को खत्म करवा दिया और इसने अपने दरबार में स्पाइस मतलब जासूसों को अपॉइंट किया। के बाद इसको जो टाइटल मिला था वो था जिल ए इलाही मतलब भगवान की छाया, शैडो ऑफ गॉड। इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया जिसका नाम था दीवाने अर्ज, और इसने दो प्रथाएं चलाई। एक थी सिजदा, सिजदा मतलब आपको जमीन पे लेटना है और राजा को प्रणाम करना है। फेबोस मतलब आपको राजा के पैरों को चूमना है। इसके बाद अब देखिए मोहम्मद, जो कि इसका एक बहुत ही प्रिय बेटा था और इसका एक गुलाम था जिसका नाम था तुगरिल। ये मंगोलियन जो आक्रमणकारी थे उनसे युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। देखिए बलबन इससे बहुत निराश हो जाता है और 1286 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो बलबन था उसका बड़ा बेटा जिसका नाम था केकुबाद, केकुबाद 1287 से 1290 तक गुलाम वंश का ये लास्ट सुल्तान रहता है। इसकी हत्या खिलजी की फैमिली द्वारा कर दी जाती है और यह होता है एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ से आपका देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो गुलाम वंश था उसका लास्ट सुल्तान कौन था, तो वो था केकुबद। अब जो नई वंश स्टार्ट होता है वो होता है खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, जिसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है पहला जिसने केकुबाद की हत्या की वो था जलाउद्दीन खिलजी। ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी है, मतलब खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। और जो सेकंड है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे पावरफुल सुल्तान है पूरी दिल्ली सल्तनत का। ही वॉज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलाउद्दीन खिलजी। आप देख सकते हैं ये इसका भतीजा और दामाद भी था जलाउद्दीन खिलजी का। इसने जलाउद्दीन खिलजी को 1296 में उसकी मृत्यु करवा दी व खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये बोलता था कि किंगशिप जो है नोज नो किंगशिप, मतलब एक राजा अपने नातेदारी के बारे में कुछ नहीं जानता, कि एक जो राजा है वो अपने रिश्तेदार नातेदार को नहीं जानता, इसलिए इसने अपने ही ससुर को मरवा दिया। फिर इसने देखिए धीरे धीरे 1298 में गुजरात को जीता, 1301 में रणथंबोर, मेवाड़, मलवा मालवा को जीता इसने 1305 में, जालोर 1311। और अगर साउथ की बात करें तो साउथ में इसके कैंपेन को जिस व्यक्ति ने लीड किया वो था मलिक काफूर। काफिर नहीं है, ये काफूर है, मलिक काफूर। इसने मलिक काफूर ने देखिए ये इसका ही एक गवर्नर था, ये इसका कमांडर इन चीफ था इसकी आर्मी में। और ये इसने साउथ में इसके कैंपेन को आगे बढ़ाया और इसने जीता देवागिरी, वारंगल, द्वारसमुद्रम और मदुरई। चलिए थैंक यू। अब जो
आने वाले जो दिल्ली सल्तनत पे जो जो वंश आने वाले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।